नमस्कार मित्रों। फ़कीराना अंदाज़ हमारे परिवेश में सिर्फ अध्यात्म जगत की दुनिया की शख्सियतों के पास ही नहीं था, बल्कि राजनीति में भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये फ़कीर राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ कहना एक मजबूरी है। वो मजबूरी इसलिए कि इन्होंने एक ऐसा पद लिया था जिसमें राजनीति बीच में प्रवेश कर जाती है। वो था देश के 11वें राष्ट्रपति का पद। क्योंकि ये पद राजनीति से बंधा है और इसके लिए बाकायदा चुनाव होता है। ये बात अलग है कि इनका जब चुनाव हुआ तो इनको अपने प्रतिद्वंदी से लगभग 9 गुना ज़्यादा वोट मिले थे, 9 गुना ज़्यादा। मुकाबले में आज़ाद हिंद फ़ौज की सिपाहीसालार लक्ष्मी सहगल थी, जिसके संघर्ष की, जिजीविशा की तारीफ़ करने वालों में स्वयं कलाम साहब भी थे, हमारे राष्ट्रपति भी। लेकिन अब चुनाव का मामला है तो चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि शायद वो हमारे आपातकाल के बाद का एक ही मात्र ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस और सत्ता पक्ष की भाजपा दोनों ने ही एक ही प्रत्याशी को चुना और एनसीपी जैसी जो पार्टियां थी और बहुत सारी दीगर पार्टियां, सारी की सारी, सब ने इसको अपना समर्थन देने की घोषणा की और इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, आम आदमी का राष्ट्रपति। मित्रों, बहुत सारी खूबियां थी इस शख्स में। खूबियां ये थी कि ये मूल रूप से एक वैज्ञानिक थे और वो भी आप ये कह सकते हैं कि ऐसे विज्ञान से इनका ताल्लुक़ था जो अंतरिक्ष विज्ञान से ताल्लुक़ रखती है। और इनकी जो विशेष दृष्टि रहती थी वो शोध पे रहती थी, शोध परक थे। और कई बार ये है कि इनके बाल बूल सब उखड़े हुए होते थे, सब इधर उधर, कुछ भी अपनी होश हवास भूल के। ये खुद भी कहते थे कई बार कि जब एक वैज्ञानिक क्षेत्र में शोध करने का मामला आता है तो उस वक्त कोई शरीर की सुध बुध नहीं रहती कि आदमी कहाँ है कहाँ नहीं है। उस वक्त जो नज़र है वो सितारों पे टिकी होती है या अंतरिक्ष पे टिकी होती है और उसके बाद एक टक आपको देखना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है और बहुत सारी बातों को रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। तो ये 11वें राष्ट्रपति के रूप में हमारे चुने गए और आप अंदाज़ा लगाइए कि इनके पिता एक मामूली नाविक थे, लकड़ी की नाव। और बेशक वो अपने गांव की मस्जिद के इमाम थे, लेकिन काम एक ही था कि रामेश्वरम से अपनी नौका पर यात्रियों को लाना और पंबन पुल तक छोड़ना। पंबन पुल एक बड़ा चर्चित पुल है उस क्षेत्र का, दक्षिण का। तो ये इनका काम होता था कि पंबन पुल से यात्रियों को ले जाना, रामेश्वरम की यात्रा कराना। और ज़्यादातर हिंदू यात्री आते थे, तीर्थ यात्रा थी वो एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हालांकि बात ये मामूली है कि उनका कर्म जो था वो क्या था और वो स्वयं क्या थे। उनकी आस्था इस्लाम में थी भले ही, लेकिन इस्लाम की आस्था को उन्होंने कभी मज़हब से या मजहबी ज़िंदगी से नहीं जोड़ा। और वो कुल जो सेवा का उनका कार्य था वो सारा का सारा हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए समर्पित था। बहरहाल ये एक संयोग की बात है कि उसके बाद कलाम साहब को बिल्कुल एक धुन सवार थी कि एक अच्छा बड़ा वैज्ञानिक बनना है। और बड़े वैज्ञानिक बनने की धुन में इन्होंने पहले फ़िज़िक्स में भी अच्छे नंबर लिए, लेकिन स्कूल की ज़िंदगी में ये खुद कबूल करते थे, स्वीकार करते थे कि मैं बहुत ज़्यादा, आप ये कहें कि बहुत मेधावी था, ऐसा नहीं था, आउटस्टैंडिंग में कभी नहीं रहा। और एक बार तो ये भी हुआ कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला और प्रोजेक्ट में कमी रह गई। हालांकि वो कहते हैं कि मैंने कह भी दिया अपने टीचर से कि ये प्रोजेक्ट जो है मैं 98% पूरा कर चुका हूँ, लेकिन वो 100% नहीं हो पाया था। और आखिर में जो टीचर था उसने कहा कि कलाम, सीधी सी बात ये है भाई, अगर तुम्हें 3 दिन के अंदर तुमने ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारा नाम इस लिस्ट से, इस सूची से खारिज कर दूँगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आदमी इतने दिन 98% पे बैठा रहे। और आप देख लीजिए, 3 दिन, कलाम ने एक बार मजाक में कहा था कि 48 घंटे होते हैं, 72 घंटे का वक्त था, 72 घंटे होते हैं 3 दिन में। और मैं समझता हूँ कि उन दिनों में जो 3 दिन में जो काम किया वो 108 घंटों का किया।
और मेरे टीचर ने भी ये बात कबूल की कि जब मैंने तुम्हें 3 दिन दे तो दिए थे, पर मुझे भी भरोसा नहीं था कि 3 दिन में हो जाएगा। मैं चाहता था कि 3 दिन की लिमिट बांधूँ, सीमा बांधूँ, शायद तुम चौथे या 5वें दिन मुझे दे दोगे। मैंने तुम्हारे लिए 5 दिन का जहन में रखा था कि 5 दिन में प्रोजेक्ट ज़रूर पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। और इसने 3 दिन लगातार शोध कार्य में लगे रहने के बाद कलाम बताते थे उन्होंने अपने वक्तव्यों में जिक्र किया इस बात का कि मैं नहीं सो पाया। 72 घंटे मैंने बिना सोए और एक अजीब ताजगी के साथ, क्योंकि मेरे सामने लक्ष्य था और उसकी पूर्ति का सवाल था। बहरहाल प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद देश के 2 संस्थान हैं हमारे जो अंतरिक्ष की खोज करते हैं और जो सैनिक उपकरणों का शोध करते हैं, DRDO जो डिफेंस से ताल्लुक़ रखता है, और इसरो जो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ है। दोनों में इनको प्रमुख भूमिकाएं मिली। एक संयोग ये था कि 2 वैज्ञानिक महान, उनके साथ इनको काम करने का मौका मिला, और कहते हैं कि मैंने इन दोनों से बहुत कुछ सीखा। एक थे विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष विज्ञान के विशेषज्ञ माने जाते रहे, और दूसरे राजा रामन्ना। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष माने जाते थे, और दोनों के साथ इन्होंने काम किया। और बाद में जो कुछ इन्होंने किया, इनका नाम पड़ गया। एक तो पीपल्स प्रेसिडेंट जब राष्ट्रपति बने, और उससे पहले मिसाइल मैन, कि बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का जो मुखर प्रयोग था वो इस शख्स ने किया था। और ज़िंदगी की सादगी और प्रभावोत्पादकता इतनी ज़्यादा थी कि राजनीतिज्ञ भी, अधिकारीगण भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, और बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन लोग भी बेहद प्रभावित थे कि ऐसा जो समर्पित व्यक्ति अपने विषय को हमने ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा। एक बिल्कुल तपस्वी की भांति कहते लगे रहते थे। जैसे कोई आदमी तप करता है तो तप की तरह अनुसंधान करना, तप और अनुसंधान में बड़ा फ़र्क है। अनुसंधान में सक्रियता है, तप में आप मौन रहते हैं और आप कुछ चीज़ों को एक विशेष बिंदु पर अपने आप को टिका कर रखते हैं। और इस तपस्वी ने एक शिखर शोधार्थी के रूप में हमारे भारतीय विज्ञान को एक ऐसी उपलब्धियां दी जिन पर आज पूरे भारत को गर्व है। और राष्ट्रपति पद पर भी रहते हुए इन्होंने ज़िंदगी को पूरी सादगी से निभाया। जब राष्ट्रपति बने तो तब सुझाव दिया, अटल जी भी थे उन दिनों में, तो उन्होंने सुझाव दिया कि कलाम साहब, लोग क्या कहेंगे, हमारे राष्ट्रपति के बाल ही बिखरे हुए हैं, बाल तो ठीक ठाक संवार लो कम से कम। तो ये एक हंसी मजाक की बात थी, लेकिन उस दिन वाकई उन्होंने सोचा कि ये बात सही है, क्योंकि अब उसके बाद मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो पद है, वो देश का शिखर पद है। और उस पर बैठकर आदमी अगर सुव्यवस्थित ना लगे तो गलत हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से इनको मनाया गया इस बात के लिए कि अपने बालों को ज़रा संवारिए। तो बहरहाल बालों का संवरना, उससे इनकी ज़िंदगी का, इनके गुणों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसे भी होते हम उसी रूप में स्वीकार्य थे। और मित्रों, इतना समर्पित व्यक्ति, जो विशेष 2 बातें जो मैं इनकी जो उपलब्धियाँ आमतौर पे इनकी कोट नहीं होती, हमने सिर्फ इनको वहाँ तक रख दिया, पोखरण 2 तक रख दिया। सैटेलाइट लॉन्च जो PSL भी हमारा है उस पर सीमित कर दिया। लेकिन 2 विशेष उपलब्धियां और भी थी जिनका जिक्र कम होता है। आज हृदय रोग की बीमारियों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो स्टेंट है। उसको महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब धमनियों में रक्त जमता है तो धमनियों की सफाई के लिए एक स्टेंट डाला जाता है, ताकि धारा प्रवाह रूप से रक्त जो है वो उसका प्रवाह होता रहे। तो स्टेंट की कीमत उन दिनों बहुत ज़्यादा थी और यहाँ देश में बनते नहीं थे। तो इस बंदे ने धार लिया कि मैं आम आदमी के लिए एक स्टेंट भी बनाऊंगा कि आम आदमी हृदय रोग से सिर्फ इसलिए ना मर जाए कि वो स्टेंट जो है वो अफोर्ड नहीं करता। तो इन्होंने पूरा शोध कार्य किया अपने मित्र के साथ। इनके मित्र थे इनके सोमाराजू वैज्ञानिक थे। तो सोमाराजू के साथ इन्होंने मिलकर स्टेंट का ऐसा लो कास्ट स्टेंट बनाया जो आज देश में करोड़ों लोगों की जान बचाने के काम आ रहा है। और उस स्टेंट का नाम जो है वो भी कलाम राजू स्टेंट के नाम से जाना जाता है अब भी। और दूसरी मित्रों, इनकी जो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो भी इन्होंने इन्हीं के साथ ही, अपने दोस्त के साथ, राजू के साथ मिलकर ही इजाद की थी। और वो था टैबलेट समझते हैं, कंप्यूटर टैबलेट। तो कंप्यूटर टैबलेट जो है वो इस ढंग का इन्होंने बनाया कि जिस पर बहुत कुछ सामग्री जो है वो उस पर संकलित की जा सके, ऐसा एक टैबलेट बनाकर इन्होंने प्रस्तुत किया। और उस टैबलेट का जो नाम है वो भी कलाम राजू स्टेंट पड़ा।
मित्रों, ऐसे महान फ़कीर को पाकर हम लोग बड़े गर्व से हमारी छाती जो है वाकई 56 इंच की हो जाती है। वो इसलिए भी कि हमारे बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, विवादास्पद कोई भी नहीं रहा संयोगवश, लेकिन 2 के बारे में कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। कोई शत्रु नहीं था। एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में था अजात शत्रु हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात छोड़िए, वो तो अपरिमित प्रतिभा के विद्वान थे। और दूसरा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी अजात शत्रु थे, इनका भी कोई शत्रु नहीं था। वैसे ही परंपरा हमारी ये रही है, जिस परंपरा में डॉक्टर राधाकृष्णन भी आए, अन्य लोग भी आए, सभी लोग विवादों से बहुत दूर रहे। किसी ने अपने आप को विवादास्पद रूप में प्रस्तुत नहीं किया। ये हमारे देश का सौभाग्य है। तो 11वें राष्ट्रपति और तीसरे ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला, इनको संयोग से पहले पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण मिला और उसके बाद भारत रत्न मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी विनम्रता, शालीनता और तल्लीनता में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा गया। बड़े सहज ज़िंदगी जीने वाले इंसान, सादा भोजन राष्ट्रपति के रूप में भी, और बेबाक बातचीत, खुलकर बातचीत जिसमें कोई औपचारिक जो हैं प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बाधा नहीं डालते थे। तो ऐसी शख्सियत को याद करना मित्र बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कल इनका जन्मदिन था, उनके चरणों में नमन। और निधन जो है वो भी बड़ी विचित्र स्थितियों में हुआ था कि एक स्थान पर लेक्चर दे रहे थे किसी विशेष गहराई वाले विषय पर, और लेक्चर देते देते, क्योंकि उसकी लेक्चर को तैयार करने में इनको 2 रातें लग गई थी, तो ये लेक्चर देते देते ही मंच पर गिर पड़े। इनको हृदय का, दिल का दौरा पड़ा और इनका निधन हो गया। हम खो बैठे एक बहुत बड़ी प्रतिभा को। बहरहाल इतनी समर्पित प्रतिभाएं मित्रों नहीं मिलती और बड़े सौभाग्यशाली देशवासियों को नसीब होती हैं। तो इनके चरणों में नमन। आप भी करिए, मैं भी करूँगा। शुक्रिया दोस्तों।